वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका नज़दीक है BA सेकेंडर के सेमेस्टर के सभी छात्र छात्रों सेकंड सेमेस्टर के जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर चल रहा है यानी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपका न्यू मॉडल पेपर आपको फिर आज एक नए तरीके से नए सिरे से बनाया गया है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही सुनहरा होगा, क्योंकि आपके जो पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे वही आपके इस वीडियो में बनाया गया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये रहेगी आज के पेपर में कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए आज हमारे साथ आप लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से अपना ये जो मॉडल पेपर बना है मॉडल पेपर के अनुसार ही हम लोग को पेपर देना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, क्योंकि सारे जो आपको बताया जाएगा वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि समझने में थोड़ा आसानी होगा और पेपर में जो पूछे जाएंगे प्रश्न उसको आपको लिखने में भी थोड़ा आसानी आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा किस तरीके से, आइए आपको हम बताएंगे। यहाँ पे आपका दे रखा है दोस्तों BA प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। प्रश्न पत्र आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका होगा 2022-23 का मॉडल पेपर। यहाँ पे आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड आ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको पूरा बताएंगे और फिर 50 शब्दों में आपका एक आंसर का क्वेश्चन होना है, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। पहले का फर्स्ट आता है स्वामी एजेंट सिद्धांत क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है, यानी कि स्वामी एजेंट सिद्धांत क्या है। इसमें आपको लिखना है कि स्वामी एजेंट सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ एजेंट थ्योरी, यानी कि पहले प्रचलित व्यवसाय संगठन में फर्म का स्वामी ही फर्म का संचालन एवं प्रबंधक हुआ करता था। ऐसे फर्मों का एकमात्र मुख्य लक्ष्य होता था अधिकतम लाभ कमाना, यानी कि अधिकतम लाभ कमाना। वर्तमान में फर्म के स्वामी इसके शेयर होल्डर अर्थात अंशधारी होते हैं, जबकि फर्म का संचालन एवं प्रबंधन वेतनभोगी प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। यानी कि स्वामी एजेंट का नया स्वरूप क्या है, यानी कि नेचर ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जब फर्म के स्वामी इस फर्म के प्रबंधक अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो स्वामी एजेंट समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एजेंटों अर्थात प्रबंधकों के स्वाहित यानी कि सहित स्वामियों से भिन्न हो सकते हैं और इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और स्वामी एजेंट समस्या हल यही है कि ऐसे प्रेरणाओं एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था आ जाए। क्या है दोस्तों, व्यवस्था आ जाए कि स्वामी एजेंटों को सहित एक समान हो। तो इस तरीके से आपका स्वामी एजेंट के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आएगा यानी कि व्यापारिक नीति किसे कहते हैं। व्यापारिक नीति किसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, व्यापारिक नीति किसे कहते हैं, यानी कि फर्स्ट का आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। इसमें आपको लिखना है व्यापारिक नीति। इसमें आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक नीति कहते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को हम व्यापारिक नीति कहते हैं। एक देश या तो स्वतंत्र व्यापार नीति या संरक्षण नीति को अपनाता है, या फिर स्वतंत्र व्यापार नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। निर्यातकों एवं आयातकों की अनुमति होती है कि वे बिना किसी प्रकार के निर्यात या आयात शुल्क के व्यापार करने में स्वतंत्र होते हैं। इसके विपरीत संरक्षणवाद एवं संरक्षणवादी नीति अभिप्राय स्थानीय उत्पादकों यानी कि विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देने की नीति है। अब आपका था अल्पा अधिकार में वक्र की प्रकृति क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपका था है कि अल्पा अधिकार में मांग की प्रकृति। इसमें भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना होगा यानी कि अल्पाधिकार में मांग की प्रकृति में अल्पाधिकार के अलावा अन्य बाजार रूपों में
फर्मों का बाजार वक्र निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित करता है? वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग वक्र से एक क्षैतिज रेखा होती है, यानी जो आपका क्षैतिज रेखा ये होती है उसके अंदर फिर, जबकि एकाधारी फर्म का मांग वक्र बाएं से दाएं और नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है। तो इसी प्रकार एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत भी फर्म की मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है, परंतु अल्पाधिकार में फर्म की पारस्परिक निर्भरता के कारण किसी फर्म का मांग वक्र बनाना संभव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पारस्परिक निर्भरता किसी प्रकार की होगी या जानना संभव नहीं है। केवल पारस्परिक निर्भरता पूरी तरह यानी कि परिभाषित है अल्पाधिकार में, और परिभाषित होने की स्थिति में मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक जगत में अल्पाधिकार के अंतर्गत पारस्परिक निर्भरता का स्वरूप जानना संभव नहीं, इसीलिए हम फर्म का मांग यानी वक्र अनिर्धारण रहता है। यही हमारा अल्पाधिकार की मांग का वक्र की प्रकृति है। अब आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आता है यानी कि क्या आता है? सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण, यानी कि सीमांत लागत सीमांत आय दृष्टिकोण। तो ये आपका होगा चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको लिखना है इस दृष्टिकोण से, यानी कि इस दृष्टिकोण के अनुसार एकाधिकारी उस समय संतुलन में अवस्था में होता है जब वह दो शर्तों को पूरा करेगा। कौन कौन सी शर्तों को? पहला तो आपका आता है दोस्तों इसमें सीमांत आय। सीमांत आय जिसे हम कहते हैं MR। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे दोस्तों क्या? MR, यानी सीमांत लागत बराबर MC, यानी कि MR = MC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MR = MC। दूसरा आपका आता है इसमें दूसरा आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे MC, यानी कि सीमांत लागत वक्र की सीमांत आय यानी MR वक्र के नीचे काटना। इस स्थिति में एकाधिकारी फर्म का अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। अब इस विश्लेषण द्वारा एक एकाधिकार में कीमत तथा संतुलन निर्धारण का अध्ययन समय की दो अवधियों में किया जाता है। पहला तो आपका आता है कौन सा? पहले तो काल के अल्पकाल आता है यानी कि शॉर्ट रन, तथा दूसरा आता है दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट रन। ये आपका होता है सीमांत आय तथा सीमांत लागत की दृष्टिकोण जो होती है इसके अनुसार आपको यहाँ पे आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा पांचवा क्वेश्चन है कि साम्य की अवस्था। क्या है दोस्तों? साम्य की अवस्था। साम्य की अवस्था में हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे साम्य अवस्था क्या है। साम्य की अवस्था में आपको लिखना है दोस्तों, साम्य की अवस्था में इसमें लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के साम्य के लिए, यानी कि आवश्यक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के साम्य के लिए आवश्यक है जो साम्य की अवस्था है। इस साम्य बिंदु पर सीमांत लागत सामान्य यानी कि सीमांत लागत आगम के बराबर होनी चाहिए, और दूसरे यह कि सीमांत लागत वक्र द्वारा सीमांत आगम वक्र को नीचे की ओर काटा जाना चाहिए। साम्य बिंदु पर सीमांत लागत बढ़ती हुई होनी चाहिए। यह लागत वृद्धि का नियम क्रियाशील होना चाहिए, यानी कि एकाधिकारी में साम्य की पहली शर्त जो आपको बताया नहीं MC = MR तो आवश्यक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि साम्य की अवस्था में सीमांत लागत बढ़ती हुई होनी चाहिए और एकाधिकारी फर्म का साम्य तीनों अवस्थाओं में स्थापित हो सकती है, जबकि सीमांत लागत बढ़ रही हो और घट रही हो तथा स्थिर हो। ये तीनों आपके क्या होना चाहिए दोस्तों? एकाधिकारी फर्म के अवस्थाएं जो हो वो स्थापित होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो पहला तो आपका था बढ़ रही होनी चाहिए, घट रही होनी चाहिए और तथा स्थिर रही होनी चाहिए। तो ये आपका फर्म क्या होना चाहिए? ये तीनों एक ही तरीके से होने चाहिए। फिर आपका तो आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है छठा क्वेश्चन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि क्या होता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। ये भी आपका क्वेश्चन बराबर पूछा गया है पेपर में आपका।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। ये भी आप क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, और समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व क्या है, आइए आपको बताते हैं। यानी कि अतीत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना विकास के इंजन के रूप में काम किया है, जबकि इंग्लैंड, जापान आदि अनेक देशों के आर्थिक विकास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अद्वितीय भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर आदि देशों के आर्थिक विकास में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में भी चीन, भारत, रूस आदि देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे विकास की सीढ़ी पर तेज गति से चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आयात एवं निर्यात दोनों आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण निभाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व के बारे में बताया। अब आपका तीसरा आता है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन, सीमांत भौतिक उत्पाद क्या है दोस्तों। सीमांत भौतिक उत्पाद, इसमें आपको लिखना है सीमांत भौतिक उत्पाद में अब आपका दोस्तों सीमांत भौतिक उत्पाद के बारे में। सीमांत भौतिक उत्पाद क्या है, हम आपको बताएंगे सीमांत भौतिक उत्पाद के बारे में। इसमें आपको लिखना है कि जब सीमांत उत्पादकता, यानी कि जब सीमांत उत्पादकता को भौतिक इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे हम सीमांत भौतिक उत्पादकता, यानी कि क्या कहते हैं दोस्तों, MPP। क्या कहते हैं दोस्तों, MPP कहते हैं। यानी कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब किसी एक सघन, यानी कि एक साधन की इकाई में वृद्धि हो जाती है तो कुल भौतिक उत्पादन में होने वाली वृद्धि का साधन सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, किसी फर्नीचर का उद्योग जो है वो 10 श्रमिक एक दिन में 30 कुर्सियाँ का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, 10 श्रमिक जो हैं वो एक दिन में कितने कुर्सियाँ, 30 कुर्सी का निर्माण करते हैं। यदि श्रमिकों की संख्या 11 कर दी जाए, यानी श्रमिकों की संख्या जो वो 11 कर दी जाए तो कुर्सियों की कुल उत्पादन जो बढ़कर हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि आखिरी श्रमिक का सीमांत भौतिक उत्पादक जो होगा वो 3 कुर्सियाँ हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 कुर्सियों के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि उत्पत्ति के साधनों में को यानी कि पुरस्कार मुद्रा के रूप में दिया जाता है, इसीलिए हम भौतिक उत्पादकता के बजाय आगम उत्पादकता पर भी अधिक ध्यान देते हैं। तो ये आपका होता है सीमांत भौतिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है। क्या कहते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपका, यानी 8वां क्वेश्चन, तुलनात्मक भौतिक उत्पाद क्या है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना ये है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत में जो आपकी आलोचनाएं हैं उसको लिखना है। यहाँ पे लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत, यानी कि 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों का सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन गत वर्षों में अर्थशास्त्री जो एहेलिन तथा ग्रेहम ने इस सिद्धांत की कट आलोचना की है। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है दोस्तों श्रम लागत की मान्यता वास्तविकता है, और दूसरा आपका आता है यातायात लागत की उपेक्षा। तीसरा आपका आता है दोस्तों, इसमें तीसरा आपको लिखना है कि स्थिर लागत की मान्यता वास्तविकता है। चौथा आपका था राष्ट्रीय हित। चौथा क्या रहा है, राष्ट्रीय हित। फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों 5वां क्वेश्चन कि मूड विशिष्टीकरण अव्यवहारिक है। फिर छठा आपका आएगा दोस्तों, इसमें छठा आपको लिखना होगा कि सिद्धांत स्थैतिक है। 7वां आपका आता है क्या, 7वां में आपको लिखना है साधनों की गतिशीलता की अवधारणा भ्रामक। तो ये आपका हो जाएगा फिर आपका नेक्स्ट आएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 9वां नंबर, यानी कि आर्थिक लगान से आप क्या समझते हैं। यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आर्थिक लगान। आर्थिक लगान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको हम जानकारी देंगे। आर्थिक लगान क्या है। हाँ, यहाँ पे आर्थिक लगान के बारे में बताएंगे। आर्थिक लगान में आपको लिखना है यानी कि इकोनॉमिक रेंट। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक उत्पत्ति का साधन जो है वो जिसकी पूर्ति भूमि की भांति होती है, आर्थिक लगान की कर सकती है। यानी कि क्या कहते हैं, आर्थिक लगान कर सकती है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार यह एक बचत है जो किसी भी साधन यानी इकाई के उसकी न्यूनतम यानी कि पूर्ति की यानी कि मिनिमम सप्लाई प्राइस अर्थात अवसर लागत के ऊपर होती है। अवसर लागत का हस्तांतरण आय भी कहता है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक आय एवं हस्तांतरण आय का अंतर ही लगान है। क्या होता है दोस्तों, यानी हस्तांतरण आय का अंतर ही लगान है। संक्षेप में कहा गया है कि लगान इज इक्वल टू, क्या कहा गया है, लगान इज इक्वल टू वास्तविक आय यानी कि एक्चुअल अर्निंग माइनस हस्तांतरण आय। क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय, यानी कि रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, लगान। यानी कि स्टेनियर एवं हेग के अनुसार कहा गया है कि लगान वह भुगतान है जो हस्तांतरण आय से अधिक होता है और साधन जिस कार्य में लागू हुआ है उस कार्य में प्राप्त आय का वर्तमान वास्तविक आय कहते हैं। तो यही आपका आर्थिक लगान होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास जो है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अविश्वास, यानी कि अविश्वास नियम क्या है। अविश्वास नियम को आप क्या समझते हैं, अविश्वास का नियम क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे कि मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा, यानी कि क्या होगा दोस्तों, मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अल्पाधिकार और एकाधिकार के गठन को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां और विनिमय के साधनों को विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि जब फर्म ज़्यादा मुनाफा कमाने तथा प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए गैर कानूनी और अमौलिक रास्ते अपनाती है तो उसे बचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है ताकि सब फर्में एक जैसे नियम अपनाकर सामान्य लाभ अर्जित कर पाएँ। यानी उदाहरण स्वरूप के रूप में बताएंगे कि निम्नलिखित कार्यों का वजह से अविश्वास जारी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका आएगा। इसमें अविश्वास के जो कुछ जारी हुए हैं उसके बारे में बता दें कि पहला पद है बहुत कम दाम में सामान बेचना ताकि प्रतिस्पर्धी फर्मों से अधिक सामान बेचा जा सके। दूसरा आपका आता है दोस्तों कि कीमतों का निर्धारित करना। तीसरा आपका आता है दोस्तों कि एकाधिकारी और अल्पाधिकार का गठन करके लाभ अर्जित करने की कोशिश करना। फिर आपका चौथा आता है जानबूझकर किसी वस्तु को कीमत को कम से ज़्यादा करना। तो ये होता है आत्मविश्वास का नियम। क्या होता है दोस्तों, आत्मविश्वास का नियम। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने यानी कि सेक्शन ए यानी खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इतना हक बनता है दोस्तों कि आप लोग ज़रूर चैनल को एक दूसरे को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करेंगे खंडवा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको इसमें बताएंगे। तो थोड़ा हम आपको मदद ज़रूर करेंगे इसमें कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करने हैं। यहाँ पे खंड बा आपका दे रखा है। खंड बा में आपको करना क्या है, आइए हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि सभी प्रश्न क्या है दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है वो आपको केवल 200 शब्दों में लिखना है। और आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अल्पाधिकार का मूल्यांकन कीजिए। क्या है दोस्तों, अल्पाधिकार का मूल्यांकन कीजिए। इसमें आपको लिखना है
कि अल्पाधिकार के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर जानने होंगे। पहला तो आपका क्या होता है दोस्तों, इसमें पहला आपका आता है कि क्या अल्पाधिकार से पूर्ण प्रतियोगी बाजार की तुलना में साधन आवंटन भिन्न होता है। दूसरा, शून्य लाभ एवं अधिकारी लाभ के बीच की अवस्था में अल्पाधिकारी की स्थिति कहाँ ज़्यादा होती है, यानी कि कहाँ होती है। तीसरा आपका आता है दोस्तों, दीर्घकाल में नई उत्पादन तकनीकी को बढ़ावा देकर अल्पाधिकारी आर्थिक विकास में कितना योगदान दे पाते हैं। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, अल्पाधिकार का मूल्यांकन। इसमें आपका आएगा दोस्तों कि अल्पाधिकार में आर्थिक विकास। पहला क्या आएगा, अल्पाधिकार में आर्थिक विकास। इसमें थोड़ा वो लिखना है कि अल्पाधिकार रचनात्मक विनाश को प्रोत्साहन प्रदान करता है और अल्पाधिकारियों को विद्यमान प्रतियोगियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वे हाथ पर हाथ रखकर आराम से बैठे नहीं रह सकते। फिर आपका आता है दूसरा अल्पाधिकार एवं बाजार तंत्र। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कि अल्पाधिकार वस्तु में कीमत स्वयं को निर्धारित करते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पाधिकार बाजार द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को अनदेखी कर सकता है। यानी कि तीसरा आपका आता है कि अल्पाधिकार में लाभ। तीसरा क्या है, अल्पाधिकार में लाभ। अल्पकाल में अल्पाधिकार बाजार में प्रतिद्वंदियों में इतनी तीखी प्रतिस्पर्धा होती है कि वे ऐसी परिस्थितियों में हो सकते हैं कि किसी भी फर्म का असामान्य लाभ प्राप्त ना हो सके और दीर्घकाल में अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों में के प्रवेश पर रोक लगी होती है। परिणामतः यह संभव हो पाता है कि अल्पाधिकारी फर्में असामान्य लाभ कमा पाती हैं। क्या होता है, कमा पाती हैं। अब आपका आता है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, यानी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की मान्यताओं का विवरण दीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आपका देखा जाए तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जरूर उठा के देखिए। नहीं, अधिकारात्मक प्रतियोगिता की मान्यताओं का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2018 और 16 में पूछा गया था। अब आपको होगा आंसर में का नंबर होगा ये आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता के दोषों को ही प्रतियोगिता में अपव्यय कहा जाता है। यानी कि प्रमुख व्यय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, यानी कि जो एकाधिक प्रतियोगिता की जो मान्यताएं हैं उसको मैं आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला तो आपका आता है इसमें दोस्तों, पहला क्या आता है कि बेरोजगारी। इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में बेरोजगारी का स्तर कहीं अधिक होता है। यानी कि साधनों का पूर्णतम विदोहन न होने के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, अतः अर्थ रोजगार की अवस्था रहती है। दूसरा आपका आता है इसमें दोस्तों यातायात का व्यर्थ व्यय। यानी कि विभिन्न उत्पादकों के बीच बाजार को स्पष्ट रूप से नहीं बांटा जाता है, जिसके कारण दोहरा यातायात व्यय होता है। और यदि इस विशेष के उत्पादक क्षेत्र में विशेष की मांग पूरा कर देते हैं तो अनावश्यक यातायात व्यय को रोका जा सकता है। तीसरा आपका आता है इसमें आपको लिखना है कि विशिष्टीकरण का अभाव। यानी कि उत्पादक केवल एक ही वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि व्यवसाय की अनिश्चितता एवं जोखिम को कम करने के लिए कई वस्तुओं का उत्पादन एक साथ करता है। फिर आपका चौथा आता है दोस्तों विज्ञापन। क्रेताओं को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए उत्पादक विज्ञापन पर अनावश्यक व्यय करते हैं और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के साधनों की बर्बादी होती है। फिर आपका पांचवा आता है दोस्तों कि अतिरेक क्षमता। यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म आदर्शतम उत्पादन की अवस्था को प्राप्त नहीं करती। फर्म का मांग चक्र यानी कि बेलोच तार होता है, अतः यह औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगा। इससे उत्पादन की मात्रा कम होगी तथा वस्तु की कीमत अधिक होगी, अतः बिना उपयोग की गई क्षमता एक प्रकार से साधनों की अपव्ययता कही जाएगी। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बाजार विफलता। क्या आता है दोस्तों आपका, बाजार विफलता के स्रोतों का विस्तार वर्णन कीजिए।
क्या आएगा आपका इसमें क्वेश्चन? चौथा नंबर, बाजार विफलता के स्रोतों का विस्तार का वर्णन कीजिए। इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि बाजार विफलता का अर्थ क्या होता है। सैद्धांतिक तौर पर बाजार के समर्थन में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं, परंतु व्यवहार में बाजार के समक्ष अनेक सीमाएं होती हैं। वास्तव में इन सीमाओं को ही बाजार का विफलता का नाम दिया जाता है। अन्य शब्दों में बाजार विफलता में से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बाजार तंत्र, जो मांग की पूर्ति की संगतियों पर आधारित है, स्वयं अपने आप एक कुशल साधन के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि टेलर के अनुसार कहा गया है कि बाजार विफलता वह स्थिति है जो कुशल आर्थिक परिणाम को प्राप्त नहीं करती है और जिसमें सरकारी हस्तक्षेप का संभावना होती है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो आपका था सार्वजनिक पदार्थ, दूसरा बाहरी प्रभाव तथा तीसरा आपका था बाहरी शक्ति। यानी कि एनी सिचुएशन इज व्हिच द मार्केट डज नॉट लीड टू एनी एफिशिएंट इकोनॉमिक्स ऑटम एंड in which there the potential role of government is market failure. There are 3 broad sources are market failure, यानी public goods, external and market power. तो ये आपका होगा क्या दोस्तों, बाजार विफलता का अर्थ। अब बाजार विफलता के स्रोत के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत साधनों यानी कि स्वतंत्र बाजार साधनों का कुशल आवंटन प्राप्त करने के लिए असमर्थ होता है। पहला तो आपका जब अत्यधिक क्षमता वाले उत्पादक पदार्थों की कीमत निर्धारित करनी है। दूसरा, समाज में ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं जो सभी व्यक्तियों को एक समान उपलब्ध होते हैं किंतु उन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार के संसाधनों की सामान्य संपत्ति संसाधन यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का नाम दिया जाता है। तीसरा, जब ऐसी वस्तुएं विद्यमान होती हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों और सीमांत यानी कि सीमित यानी कि व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है जो उनकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार वस्तुओं की सार्वजनिक वस्तु यानी कि पब्लिक गुड्स कहलाती है। फिर आपका आता है दोस्तों चौथा, जब किसी वस्तु यानी कि जब किसी क्रिया से वे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं जिनका इस क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष यानी कि सरोकार नहीं होता है, इस प्रकार के प्रभाव की बाध्यता का नाम दिया जाता है। पाँचवा आता है दोस्तों, आपको पाँचवा इसमें लिखना है कि वह परिस्थिति जिसमें किसी संव्यवहार से जुड़े एक व्यक्ति के पास तो संपूर्ण सूचना उपलब्ध है किंतु दूसरे व्यक्ति के पास इसका प्रभाव है, ऐसी परिस्थिति को गैर समरूप सूचना का नाम दिया जाता है। फिर आपका आता है छठा कि वह परिस्थिति जहां वांछित बाजारों का अभाव होता है, इसे बाजारों के अभाव का स्थिति का नाम दिया जाता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों यानी कि बाजार विफलता के स्रोतों के नाम। अब आपका आता है पाँचवा क्वेश्चन, यानी कि पाँचवें क्वेश्चन में आपको लिखना है कि स्वीजी द्वारा दिए गए विकुंचित मॉडल के रूप में मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी कि स्वीजी द्वारा दिए गए विकुंचित मांग मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसको कैसे लिखना है आपको आप बताएं। नहीं, विकुंचित मार्ग वर्क मॉडल, इसमें लिखना है कि अल्पाधिकार उद्योग में देखा गया है कि कीमतें लंबे समय तक दृढ़ अथवा अपरिवर्तन बनी होती हैं। लागतों के घटने पर भी उनके बिरले ही परिवर्तन होता है। इस दृष्टिकोण के कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। अमेरिकन अर्थशास्त्री स्वीजी ने इसका सबसे अधिक लोकप्रिय स्पष्टीकरण विकुंचित मांग वर्ग के रूप में यानी कि विकुंचित मांग वक्र के रूप में किया जाएगा। स्वीजी के अनुसार अल्पाधिकारी की मांग वक्र के प्रचलित कीमत यानी स्तर पर एक खम यानी ऐट किंक होता है। इससे खम का कारण यह है कि मांग वक्र वह भाग जो प्रचलित कीमत से ऊपर होता है लोचदार मांग को प्रकट करता है तथा मांग वक्र का वह भाग जो प्रचलित कीमत से नीचे होते हैं अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग की को प्रकट करता है। इस यानी कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है इस तरीके से आपका होगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर आपका मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताएंगे तो समझ में आएगा आपका।
अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद में फिर ये आपका वक्र हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपका होगा, और ये आपका लाइन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वाई अक्ष हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिंदु, ये आपका बिंदु वो हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये आपका D1 हो गया, ये आपका D हो गया, सी बिंदु C हो गया, ये बिंदु P हो गया। यानी कि आपका हो जाएगा कि प्रचलित कीमत O और P, यानी कि प्रचलित कीमत जो है ये आपका O और P तथा फर्म की कीमत OQ, यानी कि इसकी कीमत जो हो OQ हो, प्राप्त का उत्पादन करती है तथा बेचती है। मांग वक्र यानी कि DCP, यानी कि DCP, ये DCP आपका हो जाएगा DCP, यानी का ऊपर वाला भाग जो है DC अपेक्षा की लोचदार था, नीचे का वाला भाग जो CD, यानी कि CDA आपका आ जाता है। नीसी और CD और क्या हो जाएगा DC। इसको आपको बोला जाएगा कि लोच में अंतर के कारण विकुंचित मार्ग, यानी कि विकुंचित मांग वक्र की मान्यता की मांग के नमूने में एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया पाई जाती है। प्रत्येक अल्पाधिकार का यह विश्वास है कि यदि वह प्रचलित कीमत में अपनी कीमतों को घटा देंगे, इसके विपरीत यदि वह प्रचलित कीमत में अपनी कीमत अधिक निर्धारित करता है तो इसके प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं करेंगे, अर्थात अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद में जब एक अल्पा अधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को कम करता है तब प्रतिद्वंदी फर्में महसूस करती हैं कि यदि उन्होंने अपनी वस्तु की कीमत कम नहीं की तो उनके ग्राहक उस फर्म के पास चले जाएंगे। इसने अपनी कीमत कम की है, अतः अपने ग्राहकों तथा बिक्री को कायम रखने के लिए प्रतिद्वंदी फर्में भी अपनी कीमतों को घटा देंगे। यानी कि आपका क्या होगा, इसमें आपका घटेगा। अतः जो भी अल्पाधिकारी फर्म कीमत में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगी उसे भारी हानि उठानी पड़ेगी और इस कारण वह ऐसा नहीं करेगी। अतः मांग को वक्र का वह भाग जो प्रचलित कीमत से ऊपर होता है, यानी अपेक्षाकृत यानी लोचदार होता है। तो यही आपका सूची द्वारा किए गए विकसित मॉडल है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों 58, यानी कि वाणिज्यिक नीति। अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा दोस्तों वाणिज्यिक नीति क्या है, यानी कि वाणिज्यिक नीति क्या है। मुक्त व्यापार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। व्यापारिक नीति किसे कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। इसमें आपको लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। एक देश को तो स्वतंत्र व्यापार नीति एवं संरक्षण नीति को अपनाता है। स्वतंत्र व्यापार नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। निर्यातकों एवं आयातकों की अनुमति होती है कि ये बिना किसी प्रकार के निर्यात आयात शुल्क के व्यापार करने में स्वतंत्र होते हैं। फिर आपका स्वतंत्र व्यापार की धारणा, इसमें आपका हेडिंग आया स्वतंत्र व्यापार की धारणा। ऐसी व्यापार नीति जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की दो देशों के बीच अदला बदली पर रोक लगाई जाती है, स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। लेकिन लिप्से के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्र व्यापार का संसार एक ऐसा संसार है जहां वस्तु के आयात तथा निर्यात में कोई सीमा शुल्क का प्रतिबंध नहीं होते हैं। फिर आपका स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में पहला तो आप करना है इसमें उत्पादन तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, इसी कारण संसाधनों की अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश वस्तु के उत्पादन विशेषता प्राप्त कर गए हैं जिनके लिए
वह अधिक उपयुक्त है या जिसके उत्पादन उसे तुलनात्मक अधिक लाभ होता है, इसके फलस्वरूप संसार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अधिकतम होगा। फिर आपका है स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क, यानी कि स्वतंत्र व्यापार की नीति को महामंदी काल यानी कि 1929 से आपका 33 के दौरान त्याग दिया गया था। यानी इसे त्यागने के निम्नलिखित सैद्धांतिक कारण थे। पहला तो हैबरल के अनुसार स्वतंत्र व्यापार के कारण ऐसे अधिकारियों को विकास हुआ जो अन्य देशों तथा स्वदेशों के हितों में हानिकारक सिद्ध हुआ। फिर दूसरा, हैबरल के विचार का स्वीकारा नहीं जा सकता। स्वतंत्र व्यापार को नीति पिछड़े देशों के तीव्र आर्थिक विकास का सहायक होगी। फिर आपका तीसरा था, जो देश के बेहतर साधनों में संपन्न होते हैं वो कुछ वस्तुओं को उत्पादन अन्य देशों की तुलना में सस्ता करने के योग्य होते हैं और इससे स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत विश्व बाजार का गला काट प्रतियोगिता आरंभ हुई। चौथा आपका आता है दोस्तों इसमें कि स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत कुछ उद्योग को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं किंतु अन्य उद्योग विकसित नहीं होते हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था को एक पक्षीय विकास ही हो पाता है। पांचवा आता है, स्वतंत्र व्यापार के अनुसार हस्तक्षेप की नीति एवं पूर्ण प्रतियोगी कीमत यानी कि संयंत्र की प्रक्रिया का क्रियाशील होना आवश्यक है, किंतु ये शर्तें वर्तमान समय के संसार में नहीं पाई जाती है। छठा पता है कि स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया है एवं राज्य द्वारा राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते थे। इस कारण अनेक देशों के अनैतिक यानी कि व्यापारियों में हानिकारक वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात आरंभ कर दिया। फिर आपका दोस्तों आता है नेक्स्ट, यानी कि आपका खंडवा के जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको क्लियर किया। अब आपका आता है खंडसा। खंडसा से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये बात कि खंडवा से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताया। इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है कोई भी आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो अलग से मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर अपडेट कराता हूं। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इकोनॉमिक्स का एक एक क्वेश्चन मैं अपडेट कराता रहूँगा जो आपके लिए लाभदायक होगा और पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। अब बात करेंगे खंडसा, यानी केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 5 शब्दों में देना है। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा होता है, इसमें आपका ग्राफ भी दर्शाया जाता है, तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन केवल आपको वीडियो में ही समझ में आएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो को एक एक वीडियो करके आपको बताया है। यानी बताया गया है इसमें आपका कि तुलनात्मक लाभ की अवधारणा का वर्णन कीजिए और देशों के बीच व्यापार में यह किस तरह लाभदायक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन का वीडियो में ज़रूर अपडेट करवा दूंगा, क्योंकि इसमें आपका लाभदायक इसलिए सिद्ध होगा क्योंकि ये बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिए और अपने पेपर को तैयार करते रहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा 8वां क्वेश्चन है कि आवंटन संबंधी कार्यकुशलता की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार में आवंटन संबंधी अकार्यकुशलता को निहितार्थ सामाजिक भारत सहित हानि है, व्याख्या कीजिए। ये आवंटन संबंधी कार्यकुशलता की परिभाषा में बताएगा। 9वां क्वेश्चन आपका है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के यानी कि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या की। नहीं, अल्पकालीन में कैसे होते हैं और दीर्घकालीन में क्या पूछा जाता है ये आपको यहाँ पे लिखना। 10वां क्वेश्चन आप पता है कि कीमत विभेद क्या है, बंदी की दुविधा का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 2 वीडियो में क्लियर करूँगा। एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ लॉन्ग आंसर का, क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा और अच्छे से अपना पेपर यानी कि पेपर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज तक यहीं रहेगी और मैं अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में चैनल का टेलीग्राम का लिंक देगा, वहाँ से आप लोग जुड़कर PDF बिल्कुल और फ्री कास्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और इसका आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर ये वीडियो ज़रूर दूँगा। इसी